आदाब नाजरीन, दोपहर के 4 बज चुके हैं। देख रहे हैं आप प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं सनम एजाज और स्पेशल रिपोर्ट में हम बड़े कुछ मामलात उन पे नज़र रखेंगे। आज मौसम का मिजाज काफ़ी गर्म है और दिल्ली में भी सियासत कुछ न कुछ गर्म हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है कि नीति आयोग की मीटिंग में अपोजिशन जमातों ने सरकार की नाक में नकेल कसने की कोशिश भी की और दिल्ली में मुनक्कद नीति आयोग की जो मीटिंग मुनक्कद हुई, उस मीटिंग में जहां वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में विजन 2027 के हवाले से बताया कि तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के लिए गुर्बत का खात्मा करना हमारी अवलीन तरजीहात थी, तहम पहली बार ऐसा हुआ कि इसमें सरकार के सबसे बड़े एहतियाती नीतीश कुमार ने इस इजलास में हिस्सा ही नहीं लिया। उनके बरक्स यहाँ पे दो नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया और मीटिंग में नीतीश कुमार का हिस्सा ना लेने के हवाले से अभी तक कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार चाहते थे कि एक स्पेशल पैकेज हो बजट में बिहार के लिए, उसका ना दिए जाने के बाद ये बताया जाता है कि नीतीश जो है सरकार से नाराज़ है और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने इस मीटिंग में नीति आयोग की, मुल्क की तरक्की की, मुल्क की फिक्स आने वाले मामलात के हवाले से होने वाले सबसे बड़ी मीटिंग की में शिरकत नहीं की। जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार ने इस मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया, वहीं ममता बनर्जी जो मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं और अपोजिशन अलायंस में एक धमाकेदार या बड़ी जिम्मेदार लीडर भी मानी जाती हैं, वहीं इस मीटिंग में जब वो आई तो उन्होंने मीटिंग में से फौरन एहतजाजन वॉकआउट भी किया और बाहर निकलकर ममता बनर्जी ने भी मीडिया से जब बात की तो उन्होंने बताया कि रियासती सरकारों से या सेंटर से नहीं बल्कि कुछ सरकारों से सरकार जो है, जो सेंटर की सरकार है, वो इम्तियाजी सलूक बरतना चाहती थी और ख़ास तौर पे ममता बनर्जी ने अपनी इस मीटिंग में रहने का हवाला देते हुए बताया कि जब भी वो बात करना चाहती थी उनका माइक जो है वो बंद कर दिया जाता था और सिर्फ उन्हें 5 मिनट ही बोलने दिया गया था। ममता बनर्जी ने इस मीटिंग में बड़े सवाल उठाए, इस मीटिंग पर बड़े सवाल है, उसका जवाब भी आया है। लेकिन पहले सुनिएगा ममता बनर्जी ने क्या बताया। বঞ্চনা করেছিল। আপনারা বাংলা সমস্ত উন্নয়নের भैया फोन नीचे भाई, फोन नीचे কোনো কিছু फोन नीचे भैया। এবং আপনারা আমাদের 3 বছর ধরে 100 দিনের কাজ বন্ধ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা বন্ধ, রুরাল রোড যোজনা বন্ধ, সমস্ত কিছু বন্ধ করে রেখেছেন। এমনকি ফুড সাবসিডি পর্যন্ত দেননি। আমরা 1,71,000 কোটি টাকা পাই লাস্ট ইয়ার পর্যন্ত। নো পার্টি, নো গভর্নমেন্ট, এন্ড ইউ ওনলি মি অন বিহাফ অফ অপোজিশন। ममता बनर्जी अपनी ज़ुबान यूजुअली वो बांग्ला ज़ुबान को तरजीह देती हैं और जहाँ भी मीडिया इंटरेक्शन हो वो बांग्ला में ही सवाल जवाब का सिलसिला जवाब जारी रखती है। अक्सर कुछ मौक़ों पर वो हिंदी और अंग्रेज़ी में भी बातें करती हैं, लेकिन आमतौर पे बंगाली ज़ुबान को वो तरजीह देती रही है। वहीं ममता की इन इल्ज़ामात का रद्द-ए-अमल भी आया और मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने ममता बनर्जी के इन बयानात से पूरा इनकार किया। इन दावों उन्होंने बताया कि इजलास में मौजूद सभी वज़ीर आला को बराबर का वक्त दिया गया। दूसरी तरफ से मरकज़ी बजट में नाइंसाफ़ी के इल्ज़ाम लगाते हुए इंडिया इत्तेहाद के आज वज़ीर आला ने इस मीटिंग में एहतियाती शिरकत भी नहीं की। नीति आयोग के CEO VR सुब्रमण्यम ने बाद में मीडिया से बात करते बताया कि 10 रियासतों के नुमाइंदों ने इस मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। नीति आयोग की मीटिंग इंडिया अलायंस के लोगों ने इसमें शिरकत नहीं की और ममता ने इल्ज़ाम लगाया, जवाब इसका दिया निर्मला सीतारमण ने और ममता के बयानात को या ममता के दावों को झूठ का पलंदा करार दिया। Honorable Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, was here attending the Niti Aayog meeting, which is being under the chairmanship of Honorable Prime Minister. We all heard her, even as she spoke. Every Chief Minister was given an allotted time, and that was displayed on the screen which was present before every table. We could see 2 tables would have a screen before us, and we could see before us the respective chief ministers speaking. So did we watch so many chief ministers speaking, as was Mamata Banerjee ji also speaking. But apparently she is now conveyed to the media or conveyed through the media
that her mic was put off. That is completely false. Every chief minister was given their due time. और अब ज़रा जम्मू कश्मीर के हालात और जम्मू कश्मीर के हालात में कश्मीर से लेकर जम्मू तक का सिक्योरिटी सिनेरियो। और सिक्योरिटी सिनेरियो में आपको याद होगा तुरमखन लूला में पिछले दिनों सरकारी सतह पे फौज ने बताया था इनकाउंटर हुआ, उसमें एक फौज का जवान मारा गया, एक मिलिटेंट के मारे जाने की भी बताया गया था। और उसी के पस मंज़र में आज भी लगातार इलाके में ऑपरेशन जारी था। अंदरबू से लेके खड़गू, मगलू, रामपुर, राजपुरा तक के जंगलात में लगातार फौज की डिप्लॉयमेंट है, लगातार ऑपरेशन जारी है। इधर पुंछ में भी फौज, सीआरपीएफ और पुलिस की जानिब से मुश्तरका सर्च ऑपरेशन बराबर जारी है। और आज बताया जाता है कि मंगनाड़ और उसके इलाकों में हालात को मद्देनजर रखते हुए ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। 24 जुलाई का आपको वाक़या याद होगा, 24 जुलाई को बटल सेक्टर में झड़प हुई थी और यहाँ भी फौज का एक एहलकार मारा गया था। इसी दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों से भी खबरें अच्छी नहीं आ रही और बताया जाता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ इलाकों पर भी सूरत हाल पर पूरी तरह से नज़र रखे हुए है। कल आपको याद होगा श्रीनगर के डल झील से 3 मैयतें बरामद हुई थी। कल एक हादसा भी हुआ था और हादसे के दौरान बच्चों की मौत वाक़ हुई थी, मासूम बच्चों हादसे का शिकार हुए थे। लेकिन श्रीनगर के डल झील से तस्वीर जो हैं ये अच्छी नहीं आ रही हैं। और इन तस्वीर में आपको बताते चलें कल डल झील से जो 3 डेड बॉडीज़ मैयतें मिली थी उनमें 2 मासूम बच्चे थे और आज उनकी शिनाख्त भी हो गई। पुलिस का कहना है कि इनका ताल्लुक गूल के इलाके से है, गूल रामबन का इलाका है। और अंदाजे अभी लगाए जाते हैं क्योंकि मासूम 4 साल या 6 साल के बच्चे का कोई दुश्मन नहीं हो सकता है। अंदाजे अपने अपने तरीके से लगा रहे हैं। कुछ बता रहे हैं कि गुर्बत की वजह से ये खातून जो है ये तंग शायद आई थी और उसने अपने बच्चों समेत खुदकशी की। कुछ लोग इसको घरेलू तशद्दुद से भी जोड़ के अंदाज़ा करें कि शायद इस पर घरेलू तशद्दुद था, उस वजह से नहीं हुआ। हम कोशिश कर रहे हैं कि असल हकीकत क्या है। पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है, तहकीकात की जा रही है और क्या वाकई में इनके असल जो वाक़ा है इस खुदकशी है या अंदाज़ा तो अभी सिर्फ सारी की उंगली जो है वो खुदकशी पे उठती है। ताहम पुलिस का कहना है कि हतमी नतीजा जो है वो तहकीकात के मुकम्मल होने के बाद किया जा सकता है। और डॉक्टरों की एक खसूसी टीम जो है वो फॉरेंसिक माहिरीन जो है उनकी मौत की वजह जानने की कोशिश कर रही है। इधर डल लेक के साथ ही आपको सुंबल के इलाके के हाल अहवाल भी बताते चलें। सुंबल में कल 2 बच्चे नहा रहे थे, एक को बचाया गया था और तब जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान ने सुंबल बांडीपोरा की तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां कल जो है 2 बच्चे नहाते हुए एक को उसी वक्त जो रेस्क्यू किया मुकामी तौर पे वहाँ पे एक जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान खड़ा था, उसने बच्चों को डूबते देखा तो फ़ौरन ऐसे दरिया में छलांग लगा दी और एक को बचा लिया, लेकिन दूसरे को बचाने में वो कामयाब नहीं हो सका। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कल शाम से जारी था। आज रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मज़कूरा नौजवान हसी बिलाल साकिन मैन बाज़ार सुंबल की मैयत को रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बाजियाब किया गया है। ये डल झील के साथ आपको बताएं सुंबल बांडीपुरा में सोनावारी में कल हुआ था। सोनावारी से लेके श्रीनगर के डल लेक के इलाके तक की जो तस्वीरें हैं उसी पस मंज़र में फैसल के पास चलते हैं। हम फैसल ज़रा उनसे जानेंगे कि क्या है। बहुत शुक्रिया फैसल, ज़रा बताइएगा कि क्या है असल हकीकत श्रीनगर में जो 3 मैयतें कल बाजियाब हुई थी, 2 बच्चे उनमें हैं, तो क्या आमतौर पे अंदाज़ा अभी तो खुदकशी का ही लगाया जाता है। और ये श्रीनगर में कहाँ रहते थे, कुछ पता चला आपको? फैसल ये जो जी आपकी आवाज नहीं आ रही है फैसल, कल जो 3 बच्चे जो हैं, 2 बच्चों की डेड बॉडीज मिली, माँ उनकी साथ में बताया जाता है उसकी भी मिली, ये श्रीनगर में कहाँ रहते थे? गूल के रहने वाले थे, तो श्रीनगर में क्या करते थे, कुछ पता चला? और अभी पुलिस क्या कहती है इस हवाले से? देखिए बिल्कुल सनम, जिस तरीके से कल करीबन 5 बजे के करीब जो शालीमार का इलाका है वहां पे
जो फोर शोर रोड है, डल लेक के किनारे से जो रोड जाता है, वहां पे करीब 3 डेड बॉडी जो तैरती हुई देखी गई। तो उसके बाद रिवर पुलिस और उसके साथ पुलिस ने जो एक्शन में आके वो बॉडीज वहां से रिट्रीव की थी। तो उसके बाद ही क्लियरली ये बताया गया था कि फिलहाल जो इनकी जो शिनाख्त है वो नहीं हो पा रही है और ये भी पता नहीं चल पा रहा है कि किस वजह से यहाँ पे है। तो आज दिन भर में एक खबर सामने आई कि ये जो रहने वाले हैं वो रामबन के हैं, लेकिन उसके बाद ही पुलिस ने कहा कि इस पे जो थोरो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है और जल्दी ही बताया जाएगा कि क्या ये मर्डर है या सुसाइड है और ये किस मकसद से यहाँ पे आए थे। अगर ये रामबन के हैं तो यहाँ पे किस मकसद से यहाँ पे रहते थे। लेकिन फिलहाल पुलिस की तरफ से पूरी डिटेल जो है सामने नहीं रखी गई, क्योंकि अभी भी जो है फॉरेंसिक टीम के पास फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट अभी नहीं आई है कि क्या इनका मर्डर किया गया या इन्होंने सुसाइड किया, या खासकर ये वजह अभी भी पता लगाई जा रही है कि किस मकसद से यहाँ पे आए हैं, क्या यहीं पे रहते हैं या कोई और मामला है। तो कुछ शाम तक जो है थोड़ा बहुत इंतजार करना होगा, जिसके बाद ही जो है प्रॉपरली एक रिपोर्ट भी सामने आएगी। उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या ये कत्ल किए गए हैं या सुसाइड किया गया। अगर सुसाइड किया है तो क्या वजह है इन्होंने सुसाइड किया है। अगर इनको कत्ल किया गया तो उसकी भी कहीं ना कहीं जांच पड़ताल की जाएगी। तो ताहम फिलहाल अभी भी ये जो मसला है पुलिस के सामने ही, पुलिस ने अभी आश्वासन दिया है कि इस मसले की जो है गहराई से तहकीकात की जाएगी और उसके बाद ही लोगों के सामने सारी सच्चाई रखी जाएगी। लेकिन फिलहाल फॉरेंसिक टीम का भी इंतजार कर रहे हैं कि वो कब अपनी रिपोर्ट देंगे और उसके बाद जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन वो भी कंप्लीट होगी। उसके बाद ही प्रॉपरली जो है सारा मामला सामने आएगा कि क्या वजह है, क्यों ये लाशें वहां पे थी और किस वजह से इनकी मौत हुई। क्योंकि उसमें 2 कम से बच्चे भी थे, एक लेडी भी थी। तो काफी ज्यादा जो है दिलदोज वाकया ये कल पेश आया था। लेकिन थोड़ा बहुत इंतजार है, उसके बाद ही पुलिस सारा कुछ सामने लाएगी। बहुत शुक्रिया फैसल, इंतजार सब कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल हमारे साथी। और नाजरीन बताते चलें, इतना खूनखार दरिंदा कोई नहीं हो सकता। शायद यूँ तो दरिंदे हमारी सोसाइटी में बहुत ही, लेकिन इतना दरिंदा मेरा अंदाज़ा है, मैं अपने अंदाजे पे कह सकता हूँ, हो सकता है माशरे में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन अंदाज़ा है कि इतना खूनखार दरिंदा कोई नहीं हो सकता है जो 6 साल के 4 साल के बच्चे की मौत उसका सबब बने या किसी को कत्ल करे। शायद अंदाज़ा अभी तक है, जिन लोगों से मैंने बात की सबका अंदाज़ा यही है कि यह शायद सुसाइड है। एक माँ जो है दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकी, वो कौन सा दर्द था उसको, उस दर्द में उसने सोचा कि अगर मैं खुदकशी करूंगी तो मेरे बच्चे फिर ऐसे हो रह पाएंगे, तो चलो ये दर्द हो जाएंगे तो बेटर है इनको भी साथ चल रही है। अंदाज़ा है, इस पर हकीकत अभी कुछ नहीं है, सिर्फ हकीकत पुलिस के आखिरी नतीजे के बाद ही मालूम हो सकती है। और नाज़रीन, आज आपको पता है मौसम का दर्जा रात, बाहर एसी में, अंदर एसी में रहें तो ठीक है, अंदर पसीने आ ही जाते हैं, पानी पीना पड़ता है, हिम्मत नहीं रहती है, उठते बैठते थकावट हो जाती है, ये गर्मी की वजह से हो रहा है। बाहर तो एडवाइजरी भी सरकार ने जारी कर दिया है, बाहर बताया कि एहतियात करें, धूप में बाहर ना निकलें। महकमे सेहत ने बाज़ाब्ता तौर पर एडवाइजरी जारी की है और इस एडवाइजरी में बताया गया है कि बाहर निकलते हुए एहतियात ज़रूरी करें, सर पे दुपट्टा रखें, सर पे कोई कपड़ा रखें, घर से बाहर निकलते हुए सर पे पानी का रुमाल रखें, पानी का टॉवल रखें। ये कोशिश जो है एहतियाती तदाबीर, और कुछ लोग जो है टोटकों की बात भी करते हैं, घरों में टोटके भी इस्तेमाल किए जाते हैं और ख़ास तौर पे कहते हैं कि पानी का इस्तेमाल बहुत करें। डिहाइड्रेशन हो जाती है, यानी आपके अंदर से पानी ड्राई हो जाता है, खुश्क हो जाता है, और अगर आपका पानी ज़्यादा ड्राई हो गया तो ये मौत का सबब भी बन जाता है। तो पानी पीजिएगा इस गर्मी में, ये डॉक्टर्स बता रहे हैं, एक्सपर्ट भी बता रहे हैं। लेकिन ये गर्मी की वजूहात सारी दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं, और जानते हुए भी, सब कुछ देखते हुए, सुनते हुए, समझते हुए भी हम नासमझ बने हुए हैं। हम अपने माहौल को तबाह जो कर चुके हैं, ये उसी का हमें खसारा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन ये आज की कहानी है, हो सकता है ये आज जो गर्मी इतनी हुई है ये पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हो, क्योंकि कुछ लोग ये भी बताते हैं कि 50 साल पुराना रिकॉर्ड है। भाई 50 साल पहले ज़माने में अगर इतनी गर्मी होती तो तब आदमी का बचना मुश्किल होता, क्योंकि आज के ज़माने में इतने जो गैजेट्स हैं तो उसके बीच में, उन गैजेट्स के बीच में कहीं ना कहीं फ़ैन है, कुछ और है, कुछ और है, तो उनमें बचने का कहीं ना कहीं सहारा मिल जाता है। तब तो ये सब कुछ होते ही नहीं थे। तो तब जिन लोगों को इतनी गर्मी होती, तो तब इतने दरख्त नहीं काटे जाते थे, तब हर आंगन में दरख्त 2-4 होते थे, तो साफ ज़ाहिर इतनी गर्मी हो ही नहीं सकती थी। जितने दरख्त उतना माहौल नॉर्मल रहता है। लेकिन एक बात मुझे भी याद है, मुझे बचपन की कुछ धुंधली तस्वीरें आज भी याद आती हैं। मेरे गाँव में जब बचपन में कहीं ऐसी तरह का सूखा पड़ जाता था तो मैंने कई बार देखा है कि हमारी माएँ, हमारी जो ख़वातीन, ख़ासतौर पे मेरे ट्राइब में हमारी जो ख़वातीन हैं वो ये आटे का, और साथ में उसमें यूजुअली गाँव में तब घी वगैरह हुआ करता, तो घी में उसको मिला के
छोटे छोटे गोलियां सी बना के, गोले से बना के, एक तरह से रिश्तों के टाइप का आटा बना के बांटा करती थी। और मुझे याद है, धुंधली तस्वीरें मुझे आप भी है, जैसे हमारी माया, हमारी फूफी, हमारी चाची, कोई भी वो बाहर जाके, कि ख़ासतौर पे चश्मे पे जाके वो बांटा जाता था। जैसे बांटा जाता था फटाफट 15-20 मिनट में ही बारिशें शुरू हो जाती थी। और मुझे एक तस्वीर आज भी सुबह सुबह जहन में आ रही थी। मेरे बचपन में ऐसा ही कोई सूखा सा पड़ा था शायद, तो तब हमारे जो दादा मरहूम हैं या चाचा थे, जो बड़े दादों के भाई थे, बड़े चाचा, उन लोगों ने वो 10 मिनट कुछ पानी में, चश्मे में जाके बैठ गए। तो तहाँ वहाँ पे एक रिवायत थी कि वो चश्मे में जैसे बैठते थे, वो बुज़ुर्ग थे, तो बारिशें फटाफट शुरू हो जाती थी। लेकिन आज की तारीख में क्या हुआ, अब तो लोग ड्रामा भी करने लगे हैं। एक ड्रामा है, कुछ लोग इसे ड्रामा कहते हैं, माफ़ कीजिए मैं नहीं करूँगा, कुछ लोग इसे ड्रामा कहते हैं। मांगने का एक तरीका होता है। आज सुबह सुबह हम बारामूला से आ रहे थे, रास्ते में एक जगह पे रास्ता जाम किया गया था। सरकार पे इल्ज़ाम लगा रहे थे पानी नहीं है, ये नहीं है, सरकार कुछ नहीं करी है। तो एक सरदार जी, उमर रसीदा सरदार जी थे, सिख कम्युनिटी सालों के, वो भी उस सोमो में बैठे थे। तो उन्होंने वो जो प्रोटेस्टर था उसको पास बुलाया और उसको बताया कि भाई साहब, ये जो आप रोड पे हंगामा कर रहे हैं, दूसरों को तकलीफ दे रहे हैं, इस गर्मी में तकलीफ दे रहे हैं, बेटर था आप मस्जिद में जाके ऊपर वाले से मांगते, तो आपका सच्चे दिल से मांगते तो बारिश होनी थी। आप सच्चे दिल से नहीं मांग रहे हैं, इसलिए ये बारिशें नहीं हो रही है, आपकी को ऊपर वाला सुन नहीं रहा है। तो वाकई में उन सरदार जी की बात मेरे दिल में लगी। इस बात ने दम था कहीं पे, हम सच्चे दिल से मांग नहीं रहे हैं, वरना ये हालत हमारी नहीं होती। और फिर आज ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये चादूरा से लेके चरार शरीफ तक की एक मैराथन हम इसको कहेंगे। ये बहुत पहले भी कहते हैं कि यहाँ पे एक रिवायत थी कि जब इस तरह बारिशें हुआ करती नहीं हुआ करती थी, तो ये मैराथन, ये वहाँ तक जाना, कुछ लोग इसमें नंगे पाँव भी जाते हैं, उनकी एक मन्नत वगैरह होती है, अपना एतकाद होता है, अकीदा होता है। तो ये जब करते हैं तो उससे बारिशें हो जाती हैं। अब देखना है कि क्या इनकी जो रिवायत है या इनका जो आज का है, यूँ तो महकमे मौसमियात ने आज शाम से बताया है कि राहत मिलने वाली है, लेकिन फिर भी किसी न किसी की कोई दुआ तो कबूल होगी। चरार शरीफ पहुँच के इनकी दुआ कबूल होती है, इससे पहले अभी तक तो हुई नहीं है। 4:20 हो चुके हैं, अभी तक नहीं हुई है। आगे देखना होगा दुआ कबूल होती है या नहीं। लेकिन इसी पस मंज़र में बहुत से लोग इसको सोसाइटी के लिए या हमारे मजहबी तरीके इसको सही नहीं ले रहे, क्योंकि बहुत से लोग हमने देखा डांस करते हुए, ढोल तमाशा लेके हुए, और उस तरह की शायद मज़हब में इजाज़त नहीं है। आज तो पढ़े लिखे लोग हैं, पुराने ज़माने में होता था लोगों को पास इल्म नहीं होता था, आज तो इल्म है। आज तो इस्लाम के बारे में 2 मिनट में पता चल पाता है कि हमारा इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो बिदात में हैं उनसे एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ठीक है, दुआ मांगना सही है, लेकिन जो इस्लाम में जायज़ नहीं है, जिस तरीके से जायज़ नहीं है, तो वो तरीका अपनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें अभी तक कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है जिससे गैर इस्लामी कहा जाए। लेकिन कुछ लोगों ने हमें बताया कि कोई गैर इस्लामी तरीका है, शायद वो कोई और इस तरह का हो, लेकिन कहीं अगर उस तरीके से हो रहा है तो वो नाजायज़ है। लेकिन हमारे बुज़ुर्गों तक जो हमारे हैं वहाँ तक पहुँचना, ये कोई नाजायज़ बात नहीं समझी जाती है यहाँ पे। बारिशों के लिए दुआ, लेकिन आने वाले दिनों के लिए दुआ, और आने वाले दिनों के लिए दुआ अनंतनाग के बीडीसी, साबका बीडीसी चेयरमैन और पहलगाम के भाजपा के कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज हाजी अब्दुल मजीद भट्ट ने आज पार्टी की बुनियादी मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया। आज उन्होंने मीडिया को बुला के बताया कि अपनी सेहत की वजह से वो पार्टी की कारकर्दगी, पार्टी को अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकते, इसलिए वो पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। अब्दुल मजीद भट्ट, हाजी अब्दुल मजीद भट्ट, ये साबका बीडीसी चेयरमैन पहलगाम रह चुके हैं, अनंतनाग रह चुके हैं, और पहलगाम के बीजेपी की तरफ से, बालगाम के लिए बीजेपी की तरफ से असम्बली इंचार्ज भी थे। इधर श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और लाल चौक असम्बली निशस्त के इंचार्ज एहसान परदेसी ने आज श्रीनगर का दौरा किया। एहसान परदेसी ने एसडी कॉलोनी बटमालू में भी लोगों से बात की, और यहाँ लोगों को उन्होंने बताया कि श्रीनगर को इस स्मार्ट सिटी के दौरान श्रीनगर में सिर्फ दिखावा किया गया, कुछ किया नहीं गया। स्मार्ट सिटी के हवाले से एहसान परदेसी ने बताया कि वो सिर्फ
सरकार का एक दिखावा था, आवाम के लिए उसमें कुछ नहीं किया गया। अगर वाकई में आवाम के लिए किया गया होता तो फिर शहर की आज ये हालत नहीं होती। जी, कॉलोनी में हमारा आज पहला विजिट नहीं है। जब से मैंने ऑफिशियली एज इंचार्ज लाल चौक की जिम्मेदारी संभाली थी, उसके बाद से तकरीबन मुझे लगता है कि हर महीने में 3-4 बार हमारा एसडी कॉलोनी जो बटमालू एरिया में जो आना जाना लगा रहता है। बदकिस्मती की बात यह है कि बटमालू जितना शहर के नज़दीक है और उस हिसाब से जितनी डेवलपमेंट बटमालू एसडी कॉलोनी के अंदर होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। यहाँ पे ग्रीवेंसेस की कमी नहीं है, पानी का मसला है, यहाँ पे रोड्स का मसला है। आप देखिए, मैंने डीसी साहब से ऑलरेडी ये बात महीना पहले उनको राइटिंग दिया है कि ये जो हमारा मेन रोड आता है यहाँ से रिक चौक से लेके गुजर तक, इसको मैग्नेमाइज करने की ज़रूरत है। बिल्कुल मतलब शहर के बिल्कुल मैं कहता हूँ शहर के नज़दीक ये शहर ही है। एक इतनी प्रोमिनेंट प्लेस होने के बावजूद भी मैं समझता हूँ कि जिस लेवल की डेवलपमेंट एसडी कॉलोनी बटमालू में होनी चाहिए नहीं। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का स्पेशल रिपोर्ट। आज के स्पेशल रिपोर्ट से बस इतना ही। अभी दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।